अब वापस हमारा उस गांव में जाकर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था, जो हमारे दादा का आबाई घर हुआ करता था। हुजैफा ने रुबान को बुलवाया, जो हमारी फूफी का इकलौता बेटा था। कहने लगा, ताई जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, रुबान और मैं मिलकर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। इतना कहकर हुजैफा भी वहां से उठकर दूसरी जानिब चला गया। हमें नहीं पता था हुजैफा के दिल में क्या चल रहा है। हुजैफा हमारी मदद करना भी चाहता है या सिर्फ ये सब ढोंग कर रहा है, हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। रात के वक्त हमारी फुप्पो का लड़का रुबाब आ गया और फिर हुजैफा से मिलकर ये दोनों हमारे पास आए और हमारे रूम में आकर, हमारे कमरे में आकर दोनों बैठ गए। मेरी अम्मी ने सारी सूरत हाल रुबान के सामने भी रख दी कि कैसे हमारा चचा हमें इस घर से निकालने पे तुला हुआ है। जैसे ही रुबान ने सारी बातें सुनी तो वो दुखी एहसास करते हुए कहने लगा, ये तो मामू जान बहुत बुरा कर रहे हैं। जब से हमारे बड़े मामू फौत क्या हुए हैं, उनकी आंखों पर तो पट्टी ही पड़ गई है। उन्हें समझना चाहिए कि आप भी हमारे घर के हैं और ये जो हमारी बहनें हैं ये भी हमारी औलादों में से ही हैं। पता नहीं क्यों मोमानी जान वो आपको अपना दुश्मन समझने लगे हैं, और इन दोनों को भी। आप बिल्कुल परेशान ना हो मोमानी जान, मैं जानता हूँ कि छोटे मामू अपनी जिद से कभी भी बाज नहीं आते हैं, अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं, ना किसी की चलने देते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि छोटे मामू जान को इस जायदाद से आखिर क्या दिलचस्पी है। आखिर वो इस जायदाद में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं कि वो इस जायदाद के सामने किसी और की कुछ भी चलने ही नहीं दे रहे हैं। मोमानी जान अगर आप मेरी बात माने तो यहाँ आपको और इन दोनों को बहुत ज्यादा खतरा है। मैं तो कहता हूँ आप हमारे साथ चलिए, अपने घर, हमारे घर चलिए, वहीं पर आप ज्यादा हिफाजत में रहेंगी। आप जानती ही हैं कि हसीना के दादाजी का साथ वाला घर खाली पड़ा हुआ है, तो वो जो खाली मकान है वो हमारा तो है नहीं, आप लोगों का ही है वो। हम तो वहाँ सिर्फ कभी कभार जानवर बांध दिया करते हैं, वैसे तो वो आप ही का घर है। अगर आप वहाँ जाने का इरादा कर लेते हैं और मेरी बात से सहमत हैं तो मैं कल ही जाकर वहाँ की सफाई करवाए देता हूँ, ताकि आपके रहने का अच्छे से इंतजाम हो सके। और अगर इसके अलावा मोमानी जान अगर आप हमारे घर में भी रहना चाहें तो इस पर भी आपको पूरा हक है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे घर भी आ सकते हैं। मेरे नाना का मकान था तो हसीना और खुशबू के दादा का ये मकान है। मोमानी जान मैं यही चाहता हूँ आप हसीना और खुशबू यहाँ से हमारे साथ चलें, वहीं पर चलें और वहीं पर अपनी जिंदगी बसर करें। यहाँ आप लोग हिफाजत के साथ नहीं रह सकते हैं और यहाँ वैसे भी अभी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। आप एक बार हाँ कर दीजिए तो मैं वो घर आपके लिए साफ करवाए देता हूँ और खुलवा देता हूँ। गांव जाने के महज तस्वुर से ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उस गांव में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना ही वहाँ के घर और ना ही वहाँ का रहन सहन। वहाँ के घर को सुनकर और वहाँ रहने के तस्वुर को करके ही मैं बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। बेशक हमारा ये हवेली वाला इलाका भी गाँव ही था, लेकिन जिस गाँव की रुबान बात कर रहा था वो बहुत दूर दराज गाँव था। और मेरी फुप्पी कमर जहाँ का गांव यानी मेरे दादाजी का आबाई गांव और मेरा मकान यानी ये हवेली का मकान, इन दोनों जगहों में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ी तब्दीली थी। वो जो गांव था वो बहुत छोटा था और शहरी जिंदगी से काफी दूर दराज का गांव था और सहूलतों से भी बहुत ज्यादा दूर था, यानी वहां पर कोई सहूलतें भी नहीं थी। अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल वक्ती तौर पर तो वही जाए पनाह यानी वही जगह हमारे लिए बेहतर है और हिफाजती भी है, जहाँ पर हम हिफाजत के साथ रह सकते हैं। रुबान कहने लगा, जी मोमानी जान, तब तक आप वहीं पर रह लीजिए जब तक माहौल सही नहीं होता है। आप वहाँ रहेंगी जब तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ हिस्सा तो मामू जान की तरफ से मिल ही जाए, यानी छोटे मामू जान आपको कुछ ना कुछ हिस्सा तो दे ही दें, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा। तभी हुजैफा भी बोला, ठीक है आप फिक्र ना करें ताई जान, मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह अपने बाप को समझा बुझाकर आप लोगों को आपका थोड़ा बहुत हिस्सा तो दिलवा कर ही रहूंगा मैं भी। मेरी माँ कहने लगी, नहीं बेटा हुजैफा, तुम्हारा बाप हमें धक्के मार से यहाँ निकाल रहा है, धक्के मार कर यहाँ से निकाल रहा है तो वो हमें क्या हिस्सा देगा, वो तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा, वो हमें घर में तो रहने नहीं दे रहा तो हिस्सा क्या देगा। ये सुनकर हुजैफा शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसे अपने बाप के बारे में ऐसी चीजें सुनना पड़ रही थी। तभी रुबान कहने लगा, मोमानी जान आप मेरा मशवरा माने तो आप मेरे साथ चलें। मेरी अम्मी ने तभी मेरी तरफ देखा और मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा। हम दोनों सोच में पड़ गए थे, हम दोनों माँ बेटी यही सोच रहे थे एक दूसरे की तरफ देखकर कि हमारा वहां पर क्या होगा। रुबान मेरी फुप्पो कमर जहान का बेटा था, FA पास था और निहायत खुश अखलाक और
मुहज्जिब लड़का था रुबान, बहुत अच्छे इखलाक वाला था वो एक टीचर था और टीचिंग करता था, जिससे उनके घर की गुजर बसर चलती थी। रुबान मुझे बेइंतहा पसंद किया करता था। वो शुरू से ही मुझे पसंद करता था और ये बात मुझे भी पता थी। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि मैं तो हुज़ैफा और रुबान दोनों को कभी भी उस नज़र से नहीं देखती थी कि ये मुझे पसंद करते हैं या फिर इनके साथ कभी मेरा कुछ हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती थी। लेकिन फिर भी अगर हुज़ैफा और रुबान दोनों का आपस में मुकाबला किया जाए, उन्हें कंपेयर किया जाए, तो रुबान कई दर्जे तक हुज़ैफा से बहुत बेहतर और अच्छा इंसान था। और हुज़ैफा से तो वैसे भी मुझे उसके बाप की वजह से नफरत हो चुकी थी। मुझे हुज़ैफा भी उसके बाप जैसा ही दिखाई देता था, घमंडी, लालची और हवसी। कुछ देर तक तो हम दोनों माँ बेटी सोच में पड़ी रहीं। फिर मेरी माँ कहने लगी, ठीक है तो बेटा रुबान, हम गांव चलने के लिए अब तैयार हैं। अगर जिंदगी और जान हमारी बच गई तो हमारे नसीब में जो भी होगा हमें मिल ही जाएगा, हमें मिलकर ही रहेगा। ठीक है मोमानी जान, आप आज रात यहाँ पर रुकिए, मैं आपका सामान आज ही अपने साथ ले जाता हूँ और वहाँ जाकर उस घर की साफ सफाई भी करवा देता हूँ। कल आप लोग हुज़ैफा के साथ गांव आ जाइएगा तो मैं आपके रहने का पूरा इंतजाम भी कर दूंगा। कुछ जरूरी सामान यहाँ पर मैं छोड़ जाता हूँ और मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ और आपका पूरा सामान यहाँ से लेकर अपने गाँव वाले घर पर ले जाता हूँ। हुज़ैफा कहने लगा, यार रात का वक्त है, तुम भी ये सामान सुबह ही ले जाना, अभी ले जाकर करोगे क्या? लेकिन मैंने फौरन ही हुज़ैफा और उन दोनों की बात काट दी और मैंने कह दिया, नहीं अभी ही ले जाओ, जब जाना ही है तो क्या सुबह और क्या रात, जब हमें यहाँ से भगाया ही जा रहा है तो हम सुबह और रात को क्या इंतजार करें। आप जाइए रुबान भाई, आप गाड़ी लेकर आ जाएं और सामान लेकर यहाँ से चले जाएं, हम सुबह आ ही जाएंगे गाँव। ये सुनकर रुबान भी वहाँ से चला गया और हुज़ैफा भी शर्मिंदा शर्मिंदा सा होकर वहाँ से उठ गया। माँ कहने लगी, बेटा हमारा जो फैसला है वो 100% यानी 100% दुरुस्त है, सही है। जान बच गई तो फिर देखा जाएगा बेटा, वरना मैं तुम दोनों बेटियों को लेकर कहाँ भटकती फिरूंगी यहाँ पर। उसी रात रुबान हमारा सामान लेकर गाड़ी पर लोड करके हमारे आबाई गांव ले गया। अगले दिन हमने जो सामान बचा था वो लिया और हम अपने आबाई गांव, अपने घर की तरफ रवाना हो गए और पहुंच गए। गांव की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ थी। हमारा गांव जिसमें मैंने परवरिश पाई और जहां मैं पैदा हुई थी, जिस हवेली पर मेरा चचा अब काबिज हो चुका था, कब्जा कर चुका था, वो गांव इस गांव से कदरे बेहतर था और बहुत अच्छा गांव था। मगर ये मेरे वालिद साहब का ही आबाई गांव था। उन्होंने अपना बचपन यहीं पर गुजारा था। वो अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहा करते थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने खूब मेहनतें की और खूब जायदाद खरीदी। वो जायदादें मेरे बाप ने उस वक्त में खरीदी थी जहां आज मेरा चचा सांप बनकर अपना फन फैलाए उन जायदाद पर काबिज हो चुका था और हम सब की जानों का दुश्मन बना बैठा था। हमारे दादा के मकान के साथ ही मेरी फुप्पी कमर जहां भी वहीं रहा करती थी। उनका एक छोटा सा अच्छा सा घर था। मेरी फुप्पी कमर जहां जवानी में ही बेवा हो चुकी थी और उनका एक इकलौता ही बेटा था जो रुबान था। हम जब पहुंचे तो हमने देखा कि रुबान ने पहले से ही हमारे लिए वो घर साफ सुथरा करवा दिया था, जो मेरे दादा का आबाई और छोटा सा एक मकान था। इस मकान की हालत जो थी वो भी वाजिबी सी ही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।